मैं हूँ प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी नाइन। ये है टीवी नाइन नेटवर्क की मल्टीलिंगुअल पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। और हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके बटुए का ख्याल रखें, आपके पैसे को बचाएं और साथ में निवेश की सही दिशा पर आपको लेकर जाएं। तो सेव मनी इन्वेस्ट का वो शो है जहां हम तरह तरह के इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, लेकिन मुझे लगा कि आज मुझे बात करनी चाहिए आपसे कि इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन कैसे ली जाए। हम सभी अभी कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन ले रहे हैं या कुछ लोग लेने वाले होंगे, लेकिन साथ ही में आपको इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन भी लेनी चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन क्या है, क्यों लेनी चाहिए, कब कब लेनी चाहिए और इसका डोज क्या होना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। हाय वीरल, स्वागत है आपका मनी नाइन में। तो इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को तैयार करना है आगे के लिए, अपने भविष्य के लिए, और इसीलिए उसे वैक्सीन समझिए और देते रहिए। आपके व्यू में ये तैयारी क्यों जरूरी है? थैंक यू प्रियंका शो पे बुलाने के लिए। सही कहा आपने, यानी जैसे वैक्सीन आज कोविड-19 टाइम, ये पैंडेमिक टाइम में जो से वैक्सीन की इम्पोर्टेंस हमें सबको पता है, डेफिनिटली लेनी चाहिए। वैसे ही हमको इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन की भी उतनी ही ज़रूरत है। मेरे ख्याल से ऐसे 3 जो बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन ज़रूरत है। एक तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इन्फ्लेशन, यानी ये जो महँगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, हालाँकि हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो आरबीआई है, वो 6% 7% के आसपास महँगाई का जो डेटा है वो कहता है कि वो उसके आसपास है। बट हम अगर हमारे लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस देखें, ये जो दूसरी बात है कि लाइफ़स्टाइल एक्सपेंस और इन्फ्लेशन, ये 2 बात इतनी इम्पोर्टेंट हो चुकी है हमारे इन्वेस्टमेंट के लाइफ़ साइकिल में कि इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन उसको उसको लगाने की बहुत ही आवश्यकता है। और तीसरी बात, ये जो पैंडेमिक आ गया है, ये जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन है, उसमें हम कई बातें सुन रहे हैं जहाँ पे किसी की जॉब लॉस हो रही है, या अगर इमरजेंसी फंड हमने नहीं बनाया है तो वहाँ पे दिक्कतें आ रही है। हेल्थ, अगर हमने फंड बनाया नहीं है, इंश्योरेंस नहीं लिया है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली नहीं किया है, तो भी हमको बहुत ही सारी दिक्कतें आ रही है। तो ये जो 3 बातें जो है, इन्फ्लेशन हो गया, लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस हो गए और ये जो पैंडेमिक की जो सिचुएशन है, उसमें ये जो इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन जो है, वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती है और काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे लाइफ़स्टाइल में वो हम उसको लेकर हमारा जो इन्वेस्टमेंट का जो लाइफ साइकिल है वो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। और जैसे कि अभी वैक्सीन की जब डोज मिल रही थी तो अलग अलग एज ग्रुप्स बनाए गए, 2 डोजेस अभी हम लेने वाले हैं। तो ऐसे ही आप इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन का डोज क्या मानते हैं और कितनी बार इसको आपको लेना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स को? तो जैसे यहाँ पे अगर हम कोविड हमारे वैक्सीन की बात करें तो फिलहाल 2 डोज़ में वो दे रहे हैं, राइट? बट अगर हम इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन की बात करें, तो इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन मुझे लगता है रेगुलर होनी चाहिए। तो रेगुलर अगर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस इसके लिए है कि अगर हम कंटिन्यूटी, या तो हम लगातार हम इन्वेस्टमेंट को करते रहें, जितना भी हम बचा सके, जितना भी हम हमारा इनकम एक्सपेंस और वो जो कैलकुलेशन है वो देखकर समझकर कर सके, तो कंटिन्यूटी के हिसाब से और पेशेंस, यानी हमको धैर्य भी रखना होगा कि हमारे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको टाइम भी देना होगा ग्रो करने के लिए। तो उसको जो रेगुलर डोज़िस की बहुत ही ज़रूरत होगी और रेगुलर डोज़िस के साथ हमारा जो लाइफ स्टेज होगा, हम 20s में आएँगे, तभी हमको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। हम जभी 30s में हम एंटर होंगे, तभी उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यानी मेरा कहने की बात ये है कि जो हम हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल एज जो हम आते हैं, उसमें एंटर होते हैं, उसके हिसाब से हमको हमारे इन्वेस्टमेंट वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल, तो एक तो रेगुलर होना होगा, एक डिसिप्लिन रखना होगा और पेशेंस भी रखना होगा। यानी आप थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाएँगे, उसे ग्रो करने दीजिए। जब ये ग्रो करेगा तब ही आपके ये काम आएगा। जैसा कि विरल आपने कहा कि अलग-अलग लाइफ स्टेजेस, तो अब मैं लाइफ स्टेजेस फोकस करूँगी लाइफ स्टेजेस पर। तो पहले बात करते हैं 20s और 30s, काफ़ी यंग रहते हैं। इस समय किस तरह के इन्वेस्टमेंट का प्लान आपके पास होना चाहिए? प्रियंका देखो, ये जो 20s और 30s के जो एज ब्रैकेट होते हैं वो काफ़ी वो उम्र वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़िंदा-दिल लोग होते हैं। यानी उनको खर्च स्पेंड के बारे में बहुत सोचते हैं वो। तो और वो मानते हैं कि मुझे ये जो हमारा जो लाइफ साइकिल जो हम जो एज में आए हैं, उसको हमको बहुत ही अच्छी तरीके से जीना है, यानी स्पेंड करके जीना है। तो उनके लिए मुझे लगता है कि जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं।
वो सोचते हैं कि हमको महँगा फ़ोन लेना है, वो सोचते हैं हमको बाइक खरीदनी है या तो मुझे अ, पैसा स्पेंड करना है। तो अगर वो एज ब्रैकेट के बारे में सोचे और अगर वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट की वैक्सीन अगर देनी है, तो मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट टर्म में फ़ोकस करना चाहिए और डेफ़िनेटली एक बात तो ये होती है कि जितना हम लॉन्ग टर्म के बारे में सोचे, उतना इन्वेस्टमेंट्स हमको काफ़ी अच्छी तरीके से रिवॉर्ड्स दे सकता है। बट अगर हम ये एज ब्रैकेट की बात करें तो थोड़ा शॉर्ट टर्म में फ़ोकस करके हम और अच्छी तरह से उनके बारे में उनकी प्लानिंग वो कर सकते हैं। अच्छा विरल, एक शॉर्ट टर्म का गोल किसी का हो सकता है कि वो एक बाइक खरीदे, आपने हुँ। जिसका जिक्र भी किया, या फिर इतने सारे हाई एंड फोन्स आते हैं वो खरीदे, और हो सकता है सैलरी जो है वो ज्यादा नहीं होती और हम खर्च काफी करना चाहते हैं 20s और 30s में। उनको आप क्या सलाह देते हैं, वो कैसे प्लान कर सकते हैं इस एक्सपेंस के लिए? वो थोड़ा थोड़ा बचाकर इसे कैसे अचीव कर पाएंगे? बाइक खरीदने वाले क्या करें, एक हाई एंड फोन जिसकी चाहत है वो क्या करे? मुझे उसमें ऐसा लगता है प्रियंका कि पहले तो वो जैसे मैंने कहा कि वो स्पेंड करना काफ़ी सोचते हैं, स्पेंड के बारे में सोचते हैं निवेश के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते हैं। तो पहले तो सेव पे फ़ोकस करें, सेव सेव के बाद इन्वेस्ट के बारे में सोचें और छोटी-छोटी अमाउंट से शुरू करें। अगर वो 1000, 2000, 3000 से अगर वो अपने इनकम में से कुछ बचा सकते हैं, तो वो चीज़ उनको आगे जाके थोड़ा-सा पर्पस बनाकर वो चीज़ को वो गोल को जैसे-जैसे आपने कहा कि बाइक हो गई या हैंड फ़ोन्स हो गए, उसके वो हासिल कर सकते हैं। ओके, तो कहाँ इन्वेस्ट करें वो हासिल करने के लिए? अगर बचा लिया अ, किसी ने 1000 और 2000, छोटी छोटी रकम ही अगर बचा रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही होगा जो उनके गोल्स तक उनको ले जा सकता है? राइट, तो ये भी काफ़ी सही क्वेश्चन है कि अगर कहाँ पे इन्वेस्ट करें? मुझे लगता है कि अगर हमारा जो गोल्स जो है वो शॉर्ट टर्म नेचर का है, तो हमें थोड़ा डेट जो कैटेगरी है उसपे थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए और हल्का-सा इक्विटी क्योंकि मार्केट जो है अगर आप इक्विटी में करते हो तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अगर हमारा गोल शॉर्ट टर्म है, हमको डेट फंड्स में सोचना चाहिए और डेट फंड्स काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ डेट फंड्स होते हैं, वो आप आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए आप सोच सकते हो। किस तरह के प्लान्स आप सजेस्ट करेंगे वीरल? अ, लुकिंग एट करंट सिचुएशन मुझे लग रहा है कि लो ड्यूरेशन एक कैटेगरी होती है डेट फंड में, वो काफ़ी सही रहती है और एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले जो होते हैं यानी फ्लोटिंग इंटरेस्ट फंड्स जहाँ पे हम निश्चित नहीं होता है कि अ, इंटरेस्ट रेट्स कहाँ पे जाएँगे। तो वो सोचकर थोड़ा-सा एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाले फंड में जहाँ पे एक आईसीआईसीआई का एक फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट फंड है वो काफ़ी अच्छा है। आदित्य बिरला का जो मैंने कहा लो ड्यूरेशन कैटेगरी वाला फंड है, वो भी अच्छा है। और अगर हमको थोड़ा-सा इक्विटी एक्सपोज़र भी अगर हम ले सकते हैं, तो कंज़र्वेटिव हाइब्रिड कैटेगरी भी काफ़ी अच्छी होगी। उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो कैनरा रोबेको का एक कंज़र्वेटिव हाइब्रिड फंड है, वो काफ़ी सही रहेगा। अच्छा वीरल, अगर किसी को बाइक खरीदनी है, 80,000 की वो बाइक है, तो वो कितना सेव करके कितने समय में 80,000 जमा कर सकता है एक बाइक को खरीदने के लिए? अ, मुझे लग रहा है कि 2 से 3,000 अगर वो सेव कर सके, 2 से 3,000 अगर वो हर महीना सेव कर सके और उसकी जो अवधि है, उसका जो ड्यूरेशन है, वो एटलीस्ट वो 3 साल रखे, तो वो आसानी से वो चीज़ को हासिल कर सकता है। अगर वो 8 टू 9% के आस-पास अगर उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रिटर्न अगर वो पहुँच गया, तो वो डेफिनिटली 2 से 3,000 के इन्वेस्टमेंट से वो हासिल कर सकता है। ओके, अब आते हैं 20 और 30s की बात हो गई, अब आते हैं 40s में, जब थोड़े से गोल्स हैं वो भी मैच्योर हो जाते हैं, आप तब बचत करना चाहते हैं रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए। तो जो लोग 40s में होते हैं उनके लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट का प्लान होना चाहिए? 40s में एक्चुअली अगर हम देखें ना तो 40 में काफ़ी ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोग सेटल हो गए होते हैं। यानी वो अभी फिर वो आगे के बारे में सोचते हैं कि भई मेरे लिए जो आगे के आने वाले 10 साल है, 20 साल है वो कैसे होने चाहिए। तो उसमें जो होता है वो उनके रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, बच्चों की शादी के बारे में सोचते हैं। तो उनके लिए मुझे लग रहा है कि इक्विटी मार्केट वहाँ पे इन्वेस्ट करना काफ़ी सही रहेगा और यही जो वक़्त होता है कि जहाँ पे उनको अपना इक्विटी का जो इन्वेस्टमेंट है, पोर्शन है, वो उनको बढ़ाना चाहिए और वो इक्विटी सिर्फ़ इक्विटी नहीं बट साथ में थोड़ा-सा डेट जो थोड़ा-सा सँभल के भी वो पैसा आपको सेफ तरीके से भी आप रख सकते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं डेट कैटेगरी में। इक्विटी कैटेगरी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और डेट कैटेगरी में भी दोनों का कॉम्बिनेशन होके वो 40s के जो एज ब्रैकेट वाले हैं, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स के जरिए जिसमें आपको इक्विटी और डेट दोनों को चुनना चाहिए। अब हम आते हैं थोड़े और सीनियर कैटेगरी में,
अगर आप 50s में हैं, तब आपकी इन्वेस्टमेंट का प्लान कैसा होना चाहिए? 50s में मुझे लगता है कि मैं जितने लोगों से मिलता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, जोखिम उठाना नहीं चाहते। तो उनके लिए ऐसा मैं कहूँगा कि वो डेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव होना चाहिए उनका। बट अगर वो ज़्यादा जी गए 80, 90, 100 तक अगर जी गए, तो इक्विटी भी होना थोड़ा ज़रूरी है। तो डेट का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए और इक्विटी का पोर्शन थोड़ा-सा कम रखकर वो ओवरऑल अपनी जो रिटायरमेंट वाला जो विथड्रॉवल वाला जो स्टेज आएगा, जहाँ से वो रिटायरमेंट का कॉर्पस जमा करने के बाद वो वहाँ से निकल कर अपने जो लाइफ स्पैन है, वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो यूजुअली आप क्या देखते हैं कि लोग क्या मिस्टेक करते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो जिसके लिए आप उनको कहना चाहेंगे कि ये मिस्टेक्स ना करें? प्रियंका, मेरे हिसाब से ऐसी 5 मिस्टेक मैं आज कहना चाहूंगा कि जो अमूमन देखी गई है बहुत बार। एक तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता है। वो रैंडमली इन्वेस्टमेंट कहीं कर देते हैं। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट गोल होना बहुत जरूरी है। आपको कहाँ पे लिख कर रखना है, पीस ऑफ पेपर के अंदर, एक पेज के अंदर, कि आपके आने वाले कौन से ऐसे फाइनेंशियल गोल्स हैं जिसको आप टारगेट कर रहे हो। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने कहा कि 20s 30s वाले काफी शॉर्ट टर्म को देखते हैं, बट अगर वही एज में वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोचे। शॉर्ट टर्म देखना ही है, नो डाउट, बट साथ में लॉन्ग टर्म को भी ध्यान में रखकर निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। तो शॉर्ट टर्म फोकस ज्यादा ना होकर लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाहिए। तीसरी बात मुझे ऐसी लग रही है कि आपके जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसको आपको रेगुलरली रिव्यू भी करना चाहिए। 1 साल, 2 साल आपके जो भी वित्तीय सलाहकार होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं, उनके साथ आपको बैठना चाहिए और बात करनी चाहिए कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है, वो हमने निश्चित किया था, वो दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चौथी बात मैंने कही ऑलरेडी कि इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन एक ऐसा इतना बड़ा हमारे जो इन्वेस्टमेंट साइकिल में आता है, उसको हमको देखकर, उसको सोचकर और समझकर हमको हमारा इन्वेस्टमेंट का कदम रखना है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर हमको इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखना है। और लास्ट, अगर हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट को देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको कभी भी टाइम के बारे में नहीं सोचना चाहिए कि ये टाइम सही है, ये टाइम में मुझे एंटर होना चाहिए। टाइम के बारे में मत सोचिए, आप कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इक्विटी मार्केट में, उसके ऊपर फोकस करिए। तो मुझे लगता है ये जो 5 मिस्टेक जो है मैंने जो कही, वो 5 मिस्टेक अगर वो सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, शायद से उनका जो इन्वेस्टमेंट लाइफ साइकिल है वो काफ़ी अच्छी तरीके से जा सकता है। राइट, थैंक यू सो मच वीरल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरल बताते हुए कि अलग अलग लाइफ स्टेज में आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लान अलग अलग होनी चाहिए। कुछ फंड्स का भी जिक्र हम लोगों ने किया है, लेकिन हम आपको ये डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि आप किसी भी फंड में निवेश हमारी सलाह पर नहीं कीजिए। अपने पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट से, अपने एडवाइजर से बात करके ही ये डिसीजन लीजिएगा। और मनी 9 देखते रहिए, ऐसे ही आपके फायदे की बात हम लेकर आते रहेंगे। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।